डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 51। विधि को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे इतनी ज्यादा नफरत कौन कर सकता है जो उसकी जान लेने पर ही उतारू हो जाए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने तो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया था, तो फिर उसके साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों हो रही थी। वह किडनैपर विधि के एक हाथ को खोल देता है। जैसे ही विधि का एक हाथ खुलता है, विधि अपने एक हाथ से ही उसे इंसान के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। हालांकि विधि दुबली पतली थी, लेकिन उसका वह थप्पड़ बहुत ही ज्यादा जन्नाटेदार था, जिसकी वजह से उसे लीडर का चेहरा एक तरफ हो गया था और उसके गाल पर विधि की उंगलियों के निशान दिखाई देने लगे थे। वह लीडर एकदम से गुस्से में आ जाता है विधि के इस बर्ताव से। वह गुस्से में आकर विधि के बालों को कसकर पकड़ लेता है और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से विधि के होठों से खून निकलने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? पहले तो मैं तेरे साथ मजे कर कर तुझे बहुत आसान मौत देने वाला था, लेकिन अब नहीं। तू तड़प तड़प कर मारेगी। तुझे अफसोस होगा कि तूने इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया था। तू देख बस मैं तेरे साथ अब क्या करता हूँ। इतना कहने के बाद वह गुंडा विधि के हाथों को खोल देता है और उसके बालों को पकड़कर घसीटते हुए वहां पर बने हुए एक खंडहर से रूम में लेकर चला जाता है। विधि बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। वह इंसान इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और वह गुस्से में आकर विधि को जमीन पर गिरा देता है और उसके बाद अपनी शर्ट और पेंट को निकाल देता है। ये देखकर विधि को बहुत ज्यादा घायल महसूस हो रही थी। वह गुंडा आगे बढ़कर विधि के साड़ी के पल्लू को पकड़ लेता है और एक हाथ से उसके पल्लू को खींचकर साइड में फेंक देता है। विधि ये देखकर हैरान रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसकी बेबसी देखकर वह गुंडा जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। विधि जो कि जमीन पर पड़ी हुई नाव में अपना सर हिला रही थी, अचानक से उसके हाथ में एक पत्थर आ जाता है और वह उसे पत्थर को उठाकर उसे गुंडे के सर पर दे मारती है। उसे गुंडे के सर पर पत्थर पड़ने की वजह से उसकी तेज चीख निकल जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मजा चखना ही होगा। इतना बोलकर वह गुस्से में विधि की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके पैर में गोली लगती है। गोली लगने की आवाज वहां पर गूंजने लगती है। दर्द की वजह से वह गुंडा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। विधि जैसे ही ये देखते हैं वह हैरान रह जाती है और अपने सामने खड़े हुए उस इंसान को देखती है जिसे वह इस वक्त सबसे ज्यादा मिस कर रही थी। जी हाँ, सामने कोई और नहीं बल्कि रणविजय खड़ा हुआ था, जिसकी आंखों में जान से मार देने की चमक दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से कठोर था। किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करके वहां पर खड़ा हुआ था ये सिर्फ वही जानता था। जब घायल पड़े बॉडीगार्ड्स में रणविजय तक ये खबर पहुंचाई थी कि उनकी लेडी बॉस को कोई उठाकर लेकर चला गया है, तो कितना ज्यादा परेशान और घबरा गया था ये सिर्फ वही जानता था। आज से पहले उसने कभी भी डर का एहसास नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार उसे डर महसूस हो रहा था। डर इस बादशाह की कहानी वह समय रहते वहां पर नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा? क्या होगा अगर विधि को कुछ हो गया तो? क्या वह कभी अपने आप को माफ कर पाएगा? विधि की रक्षा न कर पाने की वजह से जब वह यहाँ पर पहुंचा था तब बाहर बहुत सारे गुंडे खड़े हुए थे जिनके हाथों में हथियार लगे थे, लेकिन रणविजय और उसके आदमियों के सामने कोई भी ठीक नहीं पाया था और बाहर हर किसी की लाश पड़ी हुई थी। रणविजय अपने सामने खड़े हुए उस घिनौने इंसान को भी जान से मार देना चाहता था, लेकिन उसे जान से मरने से पहले वह कुछ बातें जानना चाहता था जिसके लिए उसका जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। विधि जब अपने सामने को देखते हैं तो वह जल्दी से खड़ी होती है और भागते हुए रणविजय के सीने से जा लगती है। विधि की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और उसने कस के रणविजय को गले लगाया हुआ था। उसकी बॉडी पूरी तरह से कांप रही थी। रणविजय जब यह महसूस करता है तो वह अपना एक हाथ आगे बढ़कर विधि को कस के अपने सीने में समा लेता है। रणविजय का ध्यान तब जाकर विधि की हालत पर जाता है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने सामने पड़े हुए उस इंसान को देखा है जो कि दर्द से तड़प रहा था।
वही वह इंसान जो कि विधि के साथ गलत करने वाला था। वह जब रणविजय को अपने सामने देखा है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि रणविजय रावत खड़ा हुआ था। वह अपनी किस्मत को खुश रहा था कि क्यों उसने विधि को मारने की सुपारी ली थी। क्यों जब रणविजय के बॉडीगार्ड उसे समझा रहे थे तो उसने उन्हें सीरियसली नहीं दिया था। वह जानता था कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वह अपनी जान को बचाने के लिए एक बार कोशिश करना चाहता था। सर मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि यह मैडम आपसे ताल्लुक़ रखती है। हमें तो बस ही नहीं जान से करने का ऑर्डर दिया गया था और इसलिए हम। इससे आगे वह कुछ और का पता एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और उसी के साथ वो इंसान जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी दूसरी टांग में भी गोली पड़ गई थी। उसकी चीखों से रणविजय को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वही विधि इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसने कस के रणविजय को गले लगाया हुआ था और वह मुड़कर पीछे देख भी नहीं रही थी कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर रणविजय अपना सर नीचे करता है और अपना हाथ आगे बढ़कर विधि के बालों को उसके कानों के पीछे करता है और धीरे से अपने सर को नीचे झुकाकर उसके माथे पर किस करता है और एक बार फिर से विधि के सर को अपने सीने में छुपा लेता है। उसके बाद वह विधि को एकदम से ही अपनी बाहों में उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है। ये देखकर वह गुंडा जो पहले बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वह राहत की सांस लेता है। वह बहुत खुश था कि कम से कम उसकी जान तो बच गई है, लेकिन शायद उसने खुश होने में कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उस इंसान को घसीटते हुए अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उन्हें इस चीज़ से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके दोनों पैरों में गोली लगी हुई है जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है। रणविजय विधि को अपनी बाहों में उठाए हुए बाहर की तरफ आता है तो वहाँ पर उसके बॉडीगार्ड पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। रणविजय के चेहरे पर इस वक्त मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। एक बॉडीगार्ड जब ये देखा है कि रणविजय वहां पर आ गया है तो वह जल्दी से गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोल देता है। रणविजय विधि को अपनी बाहों में लिए हुए ही गाड़ी में बैठ जाता है और वह उसे अपनी गोद में ही बिठाए रखता है। विधि को इस चीज़ से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उन्हें इस तरह से देख रहा है। वह बस रणविजय को कस के पकड़े हुए थी और उसका चेहरा अब भी उसके सीने में लगा हुआ था। थोड़ी ही देर में वह गाड़ियां चलती हुई रास्ते पर दौड़ने लगते हैं। रणविजय रावत मेंशन नहीं जाता है बल्कि वह उसे अपने साथ लेकर अपने फार्म हाउस आ जाता है। गाड़ी रुकती है। रणविजय एक बार फिर से विधि को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर लेकर चला जाता है। वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वह बस खामोश होकर यह सारा नज़ारा देख रहे थे। किसी को भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वह जानते थे कि उनके बॉस कितने ज़्यादा गुस्से में हैं। अगर इस वक्त उन्होंने अपने मुंह से छू निकालने की भी हिम्मत की तो उनकी जान जाते हुए देर नहीं लगेगी। ये बात वहां पर मौजूद हर एक इंसान जानता था। विधि को तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि वह इस वक्त कहां पर है और कहां पर नहीं। वह तो बस इस वक्त रणविजय की प्रेजेंस को महसूस कर रही थी और वह उसकी बाहों में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। रणविजय उसे इसी तरह से बाहों में उठता हुआ ऊपर वाले रूम की तरफ लेकर चला जाता है। उसके बाद वह उसे सीधा ले जाकर बेड पर बैठता है। विधि पूरी तरह से शांत हो चुकी थी और वह बस सामने की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कि उसमें जान ही नहीं बची है। रणविजय बहुत अच्छे से जानता था कि विधि इस वक्त कैसा महसूस कर रही होगी। आखिर अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी थी और आज फिर से उसके ऊपर वही चीज़ बीती थी, तो वह किस तरह की फीलिंग से गुजर रही होगी उसके बारे में तो वह सोच भी नहीं सकता था। रणविजय कॉफ़ी टेबल पर रखा हुआ पानी का जाग उठता है और गिलास में पानी भर के विधि को अपने हाथ से पानी पिलाने लगता है। विधि एक दो घूंट पानी पीती है, उसके बाद वैसे ही बैठी रहती है जैसे कि पहले थी। विधि प्लीज़ मुझसे बात करो। देखो कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, देखो मुझे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रणविजय की बातें सुनकर भी विधि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है। रणविजय को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वह अपनी जगह से खड़ा होता है और बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वह अपना फ़ोन निकलता है और किसी को कॉल करता है। उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करना कि उसकी रूह कब जाए वह करने की हालत में पहुंच जाए लेकिन वह मर ना पाए। उसे जिंदा रखना, लेकिन उसकी गिनती जिंदों में शामिल नहीं होनी चाहिए। उसकी हालत ऐसी कर दो कि वह ना ही करने में और ना ही जीने में रहे। अगर विधि की ऐसी हालत नहीं हुई होती
तो रणविजय खुद जाकर उसे इंसान की खाल उधेड़ देता। विधि की हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वह जब वापस अंदर पहुंचता है तो विधि कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। ये देखकर वह परेशान हो जाता है क्योंकि बाहर तो वह खुद मौजूद था। तो विधि को इस वक्त रूम में ही होना चाहिए था। अगर वह रूम में मौजूद नहीं है तो फिर वह गई तो गई कहाँ पर। रणविजय जल्दी से बालकनी में जाता है और रूम को अच्छे से एक्सप्लोर करता है, लेकिन उसे रूम में विधि कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। तभी उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर पड़ती है जो कि थोड़ा सा खुला हुआ था, और साथ में वहां से पानी बहने की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। रणविजय जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर का नज़ारा देखा है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। विधि शावर के नीचे खड़ी हुई थी। उसने पानी का टेम्परेचर भी सेट नहीं किया था। रात होने की वजह से पहले से ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, और विधि इस वक्त बर्फ जैसे ठंडे पानी के नीचे खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक स्क्रबर लगा हुआ था और उससे वह लगातार अपने आप को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। उसे बार बार वही सीन याद आ रहा था जब उस घटिया इंसान ने उसको हाथ लगाया था। रणविजय जब उसको ही ऐसी हालत देखता है तो जल्दी से भागता हुआ अंदर जाता है और उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ से उसे स्क्रबर को छीन कर फेंक देता है। विधि, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अपने आप को क्यों चोट पहुंचा रही हो? विधि, जो कि अब तक पूरी तरह से शांत बैठी हुई थी, वह जोर से चिल्लाती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते ही बोलती है, उसने मुझे छुआ है, मैं अब पवित्र नहीं हूँ, आप चले जाए यहाँ से, मैं आपकी लायक नहीं हूँ, अब चले जाए, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सब कहते हुए विधि बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर रणविजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह कस के विधि को अपने सीने से लगा लेता है। विधि रणविजय से छूटने की कोशिश करती है और बोलती है, नहीं रणविजय जी, मैं आपके काबिल नहीं रही हूँ, उसे घटिया इंसान ने मुझे अपवित्र कर दिया है, आपको आप मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, मैं मर जाना चाहती हूँ। एपिसोड 52। रणविजय जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर का नज़ारा देखा है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। विधि शावर के नीचे खड़ी हुई थी। उसने पानी का टेम्परेचर भी सेट नहीं किया था। रात होने की वजह से पहले से ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और विधि इस वक्त बर्फ जैसे ठंडे पानी के नीचे खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक स्क्रबर लगा हुआ था और उससे वह लगातार अपने आप को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। उसे बार बार वही सीन याद आ रहा था जब उस घटिया इंसान ने उसको हाथ लगाया था। रणविजय जब उसको ही ऐसी हालत देखता है तो जल्दी से भागता हुआ अंदर जाता है और उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ से उसे स्क्रबर को छीन कर फेंक देता है। विधि, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अपने आप को क्यों चोट पहुंचा रही हो? विधि, जो कि अब तक पूरी तरह से शांत बैठी हुई थी, वह जोर से चिल्लाती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते ही बोलती है, उसने मुझे छुआ है, मैं अब पवित्र नहीं हूँ, आप चले जाए यहाँ से, मैं आपकी लायक नहीं हूँ, अब चले जाए, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सब कहते हुए विधि बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर रणविजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह कस के विधि को अपने सीने से लगा लेता है। विधि रणविजय से छूटने की कोशिश करती है और बोलती है, नहीं रणविजय जी, मैं आपके काबिल नहीं रही हूँ, उसे घटिया इंसान ने मुझे अपवित्र कर दिया है, आपको आप मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, मैं मर जाना चाहती हूँ। विधि की बातें सुनकर रणविजय के दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह जानता था कि विधि इस वक्त क्या महसूस कर रही है, लेकिन फिर भी वह ये बिल्कुल भी सुना नहीं चाहता था कि वह ये सब बातें करें। रणविजय कसके विधि को अपने सीने से लगा लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए धीरे से बोलता है, विधि प्लीज़ ऐसी बातें करना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, कुछ भी नहीं हुआ है, समझ में आई तुम्हें मेरी बात? दोबारा से तुम्हारे मुंह पर यह बात आनी नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे शरीर से नहीं। ये बात तुम जितना जल्दी अपने दिमाग में बिठा लोगी इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। रणविजय ने चाहे जो कुछ भी क्यों ना कहा हो, लेकिन वह विधि को शांत करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विधि लगातार जोर जोर से रो रही थी। रणविजय धीरे से अपना सर नीचे झुकता है, उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है। जिस विधि एक पल के लिए हैरान रह जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि रणविजय क्या कर रहा है। वह जल्दी से अपने हाथों को रणविजय के सीने पर रखती है और उसे अपने आप से दूर करते हुए बोलती है, नहीं रणविजय जी, आप मुझे मत छूइए, मैं आपका पवित्र नहीं हूँ, आप बहुत अच्छे हैं,
आपको मेरी जगह कोई और मिल जाएगी आप। विधि यह सब बातें बोल ही रही थी कि तभी उसे रणविजय की आवाज़ सुनाई देती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। मैं कोई ऐसा लड़का नहीं हूँ जो कि अपनी पत्नी बीच मझधार में छोड़कर चला जाऊँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रणविजय उसे अपनी बाहों में उठता है और साइड में ले जाकर खड़ा कर देता है। विधि का शरीर पूरी तरह से भीगा हुआ था, उसने अभी वही कपड़े पहने हुए थे। रणविजय आगे बढ़ता है और उसके सारे कपड़ों को निकालकर साइड में फेंक देता है। उसके बाद वह एक टोली में विधि को लपेटकर अपनी बाहों में उठाकर रूम के अंदर आ जाता है और उसे जाकर बेड पर बिठा देता है। रणविजय वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी विधि उसका हाथ पकड़ लेती है। रणविजय जब ये देखता है तो उसकी नज़रें विधि की नज़रों से मिलती है, जो कि अपनी गर्दन हिलाकर उसे वहां से न जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। रणविजय सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वह उसे इंसान के पास जाकर उसे जान से मार देना चाहता था, जिसकी वजह से इस वक्त उसकी प्यारी वाइफ की ऐसी हालत हो गई है। रणविजय धीरे से बेड पर बैठ जाता है। जैसे ही वह वहां पर बैठता है, विधि उसे कस के गले लगा देती है। बहुत देर तक रणविजय को गले लगाने के बाद विधि उसकी आंखों में देखती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। विधि धीरे से रणविजय की तरफ जाती है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रणविजय उसका ये क्रिया देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि आज से पहले विधि ने कभी भी पहल नहीं की थी। ये पहली बार था जब वह सामने से पहल कर रही थी। हालांकि रणविजय को इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए था, लेकिन वह जानता था कि विधि ऐसा क्यों कर रही है। रणविजय भी फिर विधि के किस में उसका साथ देने लगता है। किस करते करते ही वह उसे बिस्तर पर पूरी तरह से लिटा देता है और वह उसके ऊपर जाकर उसकी आंखों में देखते हुए उसके माथे पर किस करता है। उसकी नज़रें विधि के गाल पर जाती है जहां पर उंगलियों की छाप के निशान बने हुए थे। ये देखकर उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वह धीरे से नीचे झुकता है और उसके दोनों गालों पर किस करता है। इसी तरह से वह उसकी पूरी बॉडी पर किस करता है। किस करने के बाद वह वापस से उसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद वह धीरे से विधि को अपने आगोश में ले लेता है। बहुत देर तक वह उसे अपने प्यार का एहसास दिलाता रहता है। उसके बाद जो उसे विधि की कोई भी हलचल महसूस नहीं होती है। तो विधि की तरफ देखा है तो विधि इस वक्त सो चुकी थी। ये देखकर वह उसकी आंखों पर एक बार फिर से किस करता है और उसके माथे पर किस करने के बाद उसे अच्छे से ढक कर सुला देता है। उसके बाद वह बिस्तर से उठता है और अपने सारे कपड़े पहन कर जाता है, रूम के बाहर आ जाता है। इस वक्त वह पहले की तरह शांत नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि उसकी आंखों में ज्वाला दिखाई दे रही थी। कपड़े पहनने के बाद वह सीधा मेंशन के बाहर निकल जाता है, जहां पर पहले से ही उसके बॉडीगार्ड उसका इंतजार कर रहे थे। रणविजय को इतनी ज्यादा गुस्से में देखकर सारे बॉडीगार्ड सतर्क हो जाते हैं। वह जानते थे कि इस वक्त उनका ये बॉस यमराज का दूसरा रूप है। बाद में सब लोग गाड़ियों में बैठ जाते हैं और एक के बाद एक गाड़ियां वहां से निकल जाती है। थोड़ी ही देर में वह लोग जंगल के उसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर रणविजय का सीक्रेट मेंशन बना हुआ था। रणविजय जब मेंशन के अंदर पहुंचता है तो उसे मैनेजर के अंदर ही किसी के जोर जोर से चिल्लाने और तड़पने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उसे यह जानने की जरूरत नहीं थी कि यह आवाज़ किसकी आ रही है। रणविजय लंबे कदमों से वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उसने अपने पालतू मगरमच्छों को रखा हुआ था। वहां पर बर्फ की सिलाई पड़ी हुई थी और उसके ऊपर एक इंसान को लिटाया हुआ था। उसे इंसान के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसका शरीर का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर उसे चोट के निशान न दिए गए हो। लेकिन दर्द पहुंचने के लिए शायद ये यातना भी बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके ऊपर नमक वाला पानी डाला जा रहा था। वह इंसान जो कि बस की सिल्ली लेटा हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जो कि थोड़ी देर पहले विधि के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी वह मर नहीं सकता था, क्योंकि अभी उसे रणविजय मरने की इजाज़त नहीं मिली थी। वह इंसान जब यह महसूस करता है कि कोई वहां पर आया है तो वह अपना सर घूमकर उसे तरफ देखता है जहां से उसे आहट आने की आवाज़ सुनाई दी थी। जब वह देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वह अपनी कमज़ोर होती हुई आवाज़ में बोलता है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था। मुझे सच में नहीं पता था कि वह आपकी वाइफ है, वरना मैं कभी भी यह सब करने की हिम्मत नहीं करता। सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ सर। रणविजय उसे बिल्कुल भी एंटरटेन करने के लिए नहीं आया था।
वह इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। अगर किसी ने उसके ऊपर हमला किया होता तो शायद वह एक बार को उसे माफ भी कर सकता था, लेकिन उसे दुनिया में उसके लिए सिर्फ दो ही इंसान मायने रखते थे, एक उसका बेटा, दूसरी उसकी वाइफ। रणविजय ने विक्की को भी इतनी भयानक मौत इसलिए दी थी क्योंकि उसने विधि को परेशान करने की हिम्मत की थी। हालांकि उसके मन में विधि के लिए प्यार नहीं था, लेकिन वह ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वह लड़की जिसके साथ उसने गलत करने की हिम्मत की थी वह उसकी वाइफ थी और उसकी रक्षा करना उसका फर्ज था। और आज तो इस घटिया इंसान ने उसके प्यार को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। रणविजय अपना कोट उतरता है और वहां पर रखा हुआ एक लॉक वाला चाकू उठा लेता है और उसे खोलकर धीरे कदमों से उसे इंसान के पास पहुंच जाता है और अपनी तेज तर्रार नजरों से देखते हुए बोलता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक ना हो तो मुझे बताओ कि मेरी वाइफ को कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह तो एक अनाथ है, तो फिर उसके ऊपर हमला करवाने वाला आखिर कौन आ गया है। रणविजय की बात सुनकर वह इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है और वह डरते हुए ही बोलता है, सर हमें नहीं पता है कि आपकी वाइफ के ऊपर कौन हमले करवाना चाहता है। हमें तो बस हमारे बॉस ने मैडम की फोटो शेयर की थी और उन्होंने कहा था कि इन्हें जान से मार देना है और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर रणविजय और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह उसकी तरफ देखकर अपना हाथ चलता है, जिसकी वजह से एक गहरा कट उस इंसान की छाती में हो जाता है, जिससे वह दर्द से तड़प उठता है। तभी उसे रणविजय की बेहद ही ठंडी और शांत आवाज सुनाई देती है, तुम्हारा बॉस इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? कहाँ पर है वह? मुझे बताओ। वह इंसान जानता था कि रणविजय उसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर उसने उसके सवालों के जवाब नहीं दिए तो उसकी जो मौत होगी वह बहुत ही ज्यादा भयानक और दर्द से भरी होगी, और वह इस तरह की मौत तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वह ये सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि अगर उसने रणविजय के सवालों का जवाब नहीं दिया तो उसके साथ क्या हो सकता है। सर हमारे बस इस वक्त लंदन में है, वहीं पर उन्हें किसी ने आपकी वाइफ की फोटो दी थी और कहा था कि वह इस वक्त मुंबई में मौजूद है। हमें पता था कि वह मैडम यानी कि आपकी वाइफ नर्सरी स्कूल आती है, इसलिए हम उनका वहीं से पीछा करते हुए आए थे। मैं कसम खाकर बता रहा हूँ सर, अगर हमने आपको देख लिया होता तो हम कभी भी मैडम को पैदा करने की हिम्मत नहीं करते। रणविजय अब उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। उसके दिमाग में बस यही बात थी कि आखिरकार ऐसा भी कौन इंसान आ गया है जो विधि का इतना ज्यादा कट्टर दुश्मन है, और वह भी इंडिया से नहीं बल्कि लंदन से। उसने कभी भी विधि से इस बारे में नहीं पूछा था कि आखिरकार वह कहाँ से है। नहीं कभी रणविजय ने इस बारे में उससे बात की थी और ना ही कभी विधि ने अपने बारे में उसे कुछ बताया था। तुम्हारे बस का नाम क्या है? क्या वह हमेशा लंदन में ही रहता है? उनका नाम दुष्यंत मुखर्जी है। सर वह हमेशा लंदन में नहीं रहते हैं, उन्हें कुछ काम था इसलिए वह लंदन गए थे। बाकी का मुझे कुछ नहीं पता है, उन्होंने बस आपकी वाइफ को करने के लिए कहा था और हम इस काम को करने के लिए राजी हो गए थे। रणविजय अपने बगल में खड़े हुए बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है, जिसे देखकर वह बॉडीगार्ड तुरंत ही समझ जाता है कि आखिरकार रणविजय क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वह गुंडा कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता उससे पहले ही दो बॉडीगार्ड वहां पर आते हैं और उस घसीटते हुए उसे तालाब की तरफ लेकर चले जाते हैं, जहां पर रणविजय की पालतू मगरमच्छ अपने खाने का इंतजार कर रहे थे। एक छपाक की आवाज के साथ उसे गुंडे को मगरमच्छों से भरे हुए तालाब में फेंक दिया जाता है। उसकी दर्द से चिल्लाने की आवाज पूरी जंगल में गूंजने लगती है, लेकिन उसे आवाज से किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह सब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उन सब की नज़र इस वक्त रणविजय पर टिकी हुई थी, जो कि अपनी किसी गहरी सोच में वहां पर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे की एक्सरसाइज देखकर कोई भी यह बात नहीं बता सकता था कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एपिसोड 53, और वह भी इंडिया से नहीं बल्कि लंदन से। उसने कभी भी विधि से इस बारे में नहीं पूछा था कि आखिरकार वह कहाँ से है। नहीं कभी रणविजय ने इस बारे में उससे बात की थी और ना ही कभी विधि ने अपने बारे में उसे कुछ बताया था। तुम्हारे बस का नाम क्या है? क्या वह हमेशा लंदन में ही रहता है? उनका नाम दुष्यंत मुखर्जी है। सर वह हमेशा लंदन में नहीं रहते हैं, उन्हें कुछ काम था इसलिए वह लंदन गए थे। बाकी का मुझे कुछ नहीं पता है, उन्होंने बस आपकी वाइफ को करने के लिए कहा था और हम इस काम को करने के लिए राजी हो गए थे। रणविजय अपने बगल में खड़े हुए बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है, जिसे देखकर वह बॉडीगार्ड तुरंत ही समझ जाता है कि आखिरकार रणविजय क्या कहने की कोशिश कर रहा है।
वह गुंडा कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता उससे पहले ही 2 बॉडीगार्ड वहां पर आते हैं और उस घसीटते हुए उसे तालाब की तरफ लेकर चले जाते हैं, जहां पर रणविजय की पालतू मगरमच्छ अपने खाने का इंतजार कर रहे थे। एक छपाक की आवाज के साथ उसे गुंडे को मगरमच्छों से भरे हुए तालाब में फेंक दिया जाता है। उसकी दर्द से चिल्लाने की आवाज पूरी जंगल में गूंजने लगती है, लेकिन उसे आवाज से किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह सब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उन सब की नज़र इस वक्त रणविजय पर टिकी हुई थी, जो कि अपनी किसी गहरी सोच में वहां पर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे की एक्सरसाइज देखकर कोई भी यह बात नहीं बता सकता था कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। रणविजय जब वापस घर पर आता है तब पूरी तरह से रूम में अंधेरा छाया हुआ था। जब अपने रूम में पहुंचता है तो वह सीधा विधि के पास जाता है। विधि नींद में थी, लेकिन नींद में भी वह रो रही थी, जिसे देखकर वह तुरंत ही निधि के पास जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। कुछ नहीं हुआ है विधि, सब कुछ ठीक है। रणविजय के पास होने की वजह से विधि शांत हो जाती है और एक बार फिर से नींद की आगोश में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विधि की जब आंखें खुलती है तो उसकी नज़रें सीधा रणविजय पर जाती है, जो कि उसे कस के अपनी बाहों में लिए हुए सो रहा था। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी उसे वह सब याद आता है जो कि कल उसके साथ हुआ था। वह सब याद आते ही विधि एक बार फिर से घबरा जाती है। रणविजय, जो कि बहुत पहले ही उठ चुका था, वह अपनी आंखें खोलकर विधि के प्यार चेहरे को देखा है। वह जल्दी से उसे अपने सीने से लगता है और बोलता है, सब ठीक है विधि, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आज की मेरी लापरवाही थी। अगर मैं तुम्हें और बॉडीगार्ड्स दिए होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। रणविजय की बाहों में विधि को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। यह महसूस करके उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वह जल्दी से अपने आप को रणविजय की बाहों से रिहा करवाती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, रणविजय जी, वह गुंडे बार बार यह बात बोल रहे थे कि वह मुझे मारना चाहते हैं। मैंने उनसे ये पता करने की भी कोशिश की थी कि आखिरकार वह लोग हैं कौन जिसने उन्हें भेजा है। आपने कहा था कि विधि को कोई भी यहाँ पर जानता नहीं है, तो फिर ये लोग कौन थे जो उसे मारना चाहते थे? रणविजय को यह उम्मीद नहीं थी कि कल रात जिस तरह से विधि इतनी ज्यादा डरी हुई थी, वह सुबह उठने के बाद उसे इस तरह के सवाल करेगी। लेकिन विधि को इतना नॉर्मल देखकर रणविजय राहत की सांस लेता है, वरना तो उसने पता नहीं अपने मन में क्या क्या सोच लिया था। मैंने कभी विधि से बात नहीं की थी। 1-2 बार मैंने पूछा था तो उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया था। फिर मैं खुद ही इस बारे में पता लगाया था तो पता चला था कि विधि किसी को मिली थी और वह उसे होटल में लेकर आया था। मुझे विधि के पेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि विधि के कुछ तो राज थे। लेकिन अगर वह अनाथ नहीं थी तो फिर वह इतने सालों से मेरे साथ क्यों रह रही थी, जबकि वह तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ऐसा क्यों है, इस बारे में तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तुम चिंता मत करो, कल जो हुआ है वह दोबारा कभी दोहराया नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड्स का इंतजाम करवा दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी एक्सरसाइज करनी होगी और लड़ाई सीखनी होगी। हमारे पास कितने ही बॉडीगार्ड्स क्यों ना हो, लेकिन हमें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। रणविजय की बात सुनकर विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह रणविजय की तरफ देखते हुए बोलती है, अगर मैं किसी को जान से मार देता हूँ तो क्या इसके लिए मुझे जेल जाना पड़ सकता है? उसका सवाल सुनकर रणविजय एकदम से हैरान रह जाता है। उसने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विधि उसे इस तरह का सवाल पूछेगी। आश्चर्य भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा है और बोलता है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें लड़ाई करना आता है? अगर ऐसा था तो फिर कल तुमने अपने बचाव में कुछ किया क्यों नहीं? क्यों तुम उस घटिया इंसान के जुर्म सह रही थी? रणविजय के सवाल सुनकर विधि अपना चेहरा नीचे कर लेती है और बोलती है, ऐसा नहीं है कि मैं उसे जान से नहीं मारना चाहती थी, या फिर मैं उन्हें मार नहीं सकती थी, लेकिन क्या होता अगर मैं उन्हें जान से मार देती और उसके बदले फिर बाद में जो सरकार है वह आपको पकड़ कर ले जाती। मैं अपनी वजह से आपको और ओजस को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। रणविजय उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाता है और वह अपनी बड़ी बड़ी नजरें कर विधि की तरफ देखा है और बोलता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें लड़ाई करना आता है? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम वहां पर मौजूद सब गुंडों का सामना कर सकती थी? विधि रणविजय की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है और अपना ही सवाल पूछते हुए बोलती है,
वह सब छोड़िए कि मैं किसी को मार सकती हूँ या नहीं मार सकती हूँ। आप मुझे बस ये बताएं, क्या अगर मैं किसी को जान से मार देता हूँ या फिर मैं किसी की पिटाई लगती हूँ, तो क्या इस सब चीज़ों से आपको परेशानी नहीं होगी? विधि की बात सुनकर रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपना हाथ आगे बढ़कर विधि को अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने सीने में छुपाए हुए ही बोलता है, अगर तुम अपनी आत्मरक्षा करने के लिए किसी की जान भी ले लेती हो, तभी कोई तुम्हें हाथ नहीं लग पाएगा। तुम्हारा हस्बैंड इतना कमजोर नहीं है कि उसके होते हुए कोई तुम्हें नजर उठाकर देख भी ले। वैसे तुम्हें लड़ाई करना कैसे आता है? रणविजय का सवाल सुनकर विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने मुझे आत्मरक्षा करना सिखाया था। कल मैं उन सबको जान से मार सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ किया तो वह लोग आपको और ओजस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विधि की मासूमियत भरी बात सुनकर रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे विधि को सच बताना चाहिए या नहीं, कि जिसकी फिक्र के बारे में उसने कल अपनी रक्षा तक नहीं की थी। कल रात ही उसने बहुत ही भयानक तरीके से सबको मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन रणविजय किसी भी हालत में अपनी इस प्यारी सुबह को खराब नहीं करना चाहता था। रणविजय धीरे से अपना सर नीचे झुकता है और विधि के माथे पर किस करते हुए बोलता है, जाओ जाकर नहा लो, तुम्हारे कपड़े पहले से ही तैयार कर दिए हैं, हमें अभी निकलना होगा। शर्मिला आंटी का फोन आया था, ओजस उठ गया है और वह तुम्हें बहुत याद कर रहा है। जैसे ही विधि रणविजय की बात सुनती है, वह जल्दी से उठती है और भागते हुए बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी ही देर में वह वापस आ जाती है। रणविजय भी उसकी रफ्तार देखकर हैरान रह जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। रणविजय को इतना ज्यादा हैरान देखते हुए देखकर विधि अपना हाथ उसके सामने लेकर जाती है और उसे हिलाते हुए उसके होश में लेकर आती है। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये कपड़े इतनी ज्यादा भी बुरे नहीं हैं, अच्छे लग रहे हैं कपड़े। उसके लिए कपड़े लेकर आया था, वह एक अनारकली सूट था जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। एक पर्पल कलर का सूट था जो कि उसकी गोरी स्क्रीन पर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अपने बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। लेकिन रणविजय इस बात से हैरान नहीं था कि वह कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है या कितनी ज्यादा बेकार लग रही है। वह इस बात से हैरान था कि विधि बहुत ही जल्दी नहाकर वापस आ गई थी। तुम लड़की ही हो ना? उसका सवाल सुनकर विधि को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार रणविजय कहने की क्या कोशिश कर रहा है। अगर वह लड़की नहीं है तो कौन है? जब रणवीर चाहिए महसूस करता है कि विधि उसे किस तरह से देख रही है, तो वह जल्दी से अपने सवाल को ठीक करते हुए बोलता है, नहीं, मैंने सुना था कि लड़कियां नहाने में बहुत ज्यादा समय लेती है, इसलिए बस मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा था। तुम्हें तो आप गए हुए 5 से 7 मिनट भी नहीं हुए हैं और इतनी जल्दी तुम नहाकर वापस आ गई, ये किसी चमत्कार से काम नहीं है। रणविजय की बातें सुनकर विधि उसको घूरकर देखने लगती है, जिसे महसूस करके रणविजय तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि आदमी चाहे कितना ही ज्यादा दिमागदार क्यों ना हो, लेकिन उसे अपनी वाइफ के सामने पंगे नहीं लेने चाहिए। एपिसोड 54। लेकिन रणविजय इस बात से हैरान नहीं था कि वह कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है या कितनी ज्यादा बेकार लग रही है। वह इस बात से हैरान था कि विधि बहुत ही जल्दी नहाकर वापस आ गई थी। तुम लड़की ही हो ना? उसका सवाल सुनकर विधि को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार रणविजय कहने की क्या कोशिश कर रहा है। अगर वह लड़की नहीं है तो कौन है? जब रणवीर चाहिए महसूस करता है कि विधि उसे किस तरह से देख रही है, तो वह जल्दी से अपने सवाल को ठीक करते हुए बोलता है, नहीं, मैंने सुना था कि लड़कियां नहाने में बहुत ज्यादा समय लेती है, इसलिए बस मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा था। तुम्हें तो आप गए हुए 5 से 7 मिनट भी नहीं हुए हैं और इतनी जल्दी तुम नहाकर वापस आ गई, ये किसी चमत्कार से काम नहीं है। रणविजय की बातें सुनकर विधि उसको घूरकर देखने लगती है, जिसे महसूस करके रणविजय तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि आदमी चाहे कितना ही ज्यादा दिमागदार क्यों ना हो, लेकिन उसे अपनी वाइफ के सामने पंगे नहीं लेने चाहिए। थोड़ी ही देर में विधि और रणविजय दोनों ही उसकी गाड़ी में बैठकर रावत मैंशन के लिए निकल जाते हैं। जब वह दोनों एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वहां पर तो जस्ट लिविंग हॉल में ही बैठा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। शर्मिला आंटी उसे समझाते समझाते थक गई थी, लेकिन वह तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेटा, आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो?
आपकी मम्मी आपको छोड़कर नहीं गई है, बस उन्हें कुछ काम था इसलिए वह चली गई है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सर से बात की है, उन्होंने कहा है कि वह आते ही होंगे। अगर वह आपको इस तरह से रोता हुआ देखेंगी तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या आप चाहते हो कि आपकी मम्मी आपको रोता हुआ देखे और वह दुखी हो जाए? ओजस सोफे पर आलती पालती मारकर बैठा हुआ था। उसका चेहरा छोटा सा, जो पहले बहुत ज्यादा क्यूट दिखता था, अब रोने की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। अगर मम्मी को जाना होता तो वह मुझे बात कर जाती। मुझे पता है कि वह अब वापस से पहले जैसी हो गई है। दादी, मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। क्या वह फिर से पहले की तरह मुझे नज़रअंदाज करने लगेगी? क्या वह पहले की तरह मुझे इग्नोर कर देगी? शर्मिला आंटी भी उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाती है। उन्हें भी विधि पर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। अगर उसे जाना ही था तो वह कम से कम बात कर तो जा सकती थी। इस तरह से बिना बताए गायब हो जाना कहाँ का नियम है? रणविजय ने किसी को भी विधि के साथ हुए हादसे के बारे में नहीं बताया था। सिर्फ शर्मिला ही ऐसी नहीं थी वहां पर जो विधि को गलत समझ रही थी, बल्कि वहां पर काम करने वाले नौकर भी जब ओजस की ऐसी हालत देखते हैं तो उन्हें भी विधि पर गुस्सा आ रहा था। वही विधि जो अभी अभी घर पहुंची ही थी, अपने प्यारे बच्चे के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उसका दिल बैठ जाता है। वह जल्दी से भागते हुए ओजस के पास जाती है। ओजस जब अपनी मम्मी को देखा है तो वह एकदम से खुशी के मारे उछल पड़ता है और जल्दी से भागता हुआ उन्हें गले लगा लेता है। विधि भी उसे कस के अपने सीने से लगा लेती है। मम्मी, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है ना कि ओझा साहब को कितना ज्यादा मिस कर रहा था। आप जहाँ भी जाया करो मुझे अपने साथ लेकर जाया करो। मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ओजस ये सब बातें रोते रोते ही कह रहा है। उसकी प्यारी आवाज में दुख साफ सुनाई दे रहा था, जिसे सुनकर विधि का दिल बैठ जाता है। लेकिन वह भी क्या कर सकती थी? उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह ओजस को बताना ठीक नहीं था। नहीं बेटा, मम्मी आपको छोड़कर नहीं गई थी। वह तो मम्मी को एक छोटा सा काम याद आ गया था, इसलिए मम्मी उस काम को करने के लिए चली गई थी। आपको इस तरह से परेशान नहीं होना चाहिए। क्या मम्मी जब भी काम के जरिए बाहर जाएंगे तो क्या आप हमेशा इस तरह से ही रहोगे? ये तो गलत बात है ना। आपको पता है ना, आपका रोता हुआ चेहरा मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर आप इस तरह से क्यों रो रहे थे? विधि सच में बहुत अच्छी माँ थी, क्योंकि उसने एक ही बात में ओजस को ये भी बता दिया था कि अगर आगे कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो वह इस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकता है जैसे कि उसने आज किया था। और वही उसकी बेचैन दिल को भी शांत कर दिया था। अपनी मम्मी की बात सुनकर ओजस को समझ में आता है कि हाँ, उसकी मम्मी बिल्कुल सही कह रही थी। उसके पापा की थी, जब काम होता था तो वह हमेशा बिना बताए चले जाते थे क्योंकि उन्हें समय ही नहीं मिलता था। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं था कि उसके पापा उससे प्यार नहीं करते थे। अपनी गलती का एहसास होने के साथ ही ओजस धीरे से विधि के सीने से अपना चेहरा निकलता है और अपने दोनों कानों को पकड़कर मासूमियत से बोलता है, आई एम सॉरी मम्मी, मैं जानता हूँ कि वजह से एक अच्छा बच्चा नहीं है, लेकिन मैं आपसे अच्छा बच्चा बनूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद में कभी भी इस तरह से नहीं रहूंगा। वह ये सब भूल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र विधि के चेहरे पर जाती है, जहां पर कुछ लाल और कुछ नीले निशान दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर वह घबरा जाता है और वह अपनी मम्मी के गाल पर वहां पर हाथ रखता है जहां पर उसे चोट लगी थी। मम्मी, आपको यह चोट कैसे लग गई? आपको किसी ने मारा है? आपको दर्द हो रहा होगा ना? जैसे ही ओजस ये सारे सवाल विधि से करता है, विधि एक बार फिर से वही सब यादें याद करने लगती है जो वह याद नहीं करना चाहती थी। लेकिन वह अपने बच्चों के सामने अपने दुख को बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। वही जब ओजस ये सब बोलता है तब जाकर वहां पर मौजूद शर्मिला आंटी विधि के ऊपर ध्यान देती है। ये देखकर वह सच में पड़ जाती है कि आखिरकार विधि को क्या हो गया है, और साथ ही साथ वह अपने ऊपर भी गुस्सा कर रही थी कि उन्होंने विधि को गलत समझा था। विधि मुस्कुराकर अपने प्यारे बेटे की तरफ देखती है और बोलती है, कुछ नहीं बेटा, मैं तो कुछ पेड़ पौधे लेने के लिए नर्सरी घूम गई थी। वहां पर मिट्टी गीली थी इसलिए मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। इसलिए पापा मुझे अस्पताल लेकर गए थे और मैं रात को घर नहीं आ पाई। इतना बोलने के बाद विधि अपने दोनों कानों को पकड़ लेती है। ये देखकर ओजस जल्दी से अपनी माँ के हाथों को पकड़ता है और ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलता है, नहीं मम्मी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए जो आपको इतनी जल्दबाजी में मेरी वजह से यहाँ पर आना पड़ा। आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और फिर भी मैं था कि
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं एक अच्छा बच्चा बनूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह ओजस को अपनी गोद में उठाए हुए डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर चली जाती है। भले ही ओजस ने कहा नहीं था, लेकिन उसका चेहरा देखकर पता चल रहा था कि उस बेचारे छोटे बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये देखकर विधि का दिल दुख रहा था और साथ में उसे बुरा भी लग रहा था। वह अपने प्यारे बेटे के लिए अपने हाथों से खाना नहीं बन पाई थी। जब से उसका पुनर्जन्म हुआ था और अर्थ और रणविजय को उसके हाथ का खाना पसंद आने लगा था, तब से विधि खुद अपने हाथों से ही उन दोनों के लिए खाना बनाती थी। वैसे तो वह सब लोगों के लिए खाना बनाना चाहती थी, लेकिन रणविजय ने मना कर दिया था। आखिर वह उसकी वाइफ की और वहां पर रहने वाले सब लोग उसके लिए काम करते थे। वैसे कैसे अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड कर सकता था। रणविजय भी उनके साथ जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है। विधि ने ओजस को अपने गोद में बिताया हुआ था और वह अपने हाथों से उसे खाना खिला रही थी, जिससे ओजस काफ़ी ज़्यादा खुश और हैप्पी दिखाई दे रहा था। आज पहली बार उसके बगल में बैठे हुए रणविजय को ओजस से जलन हो रही थी। उसकी वाइफ उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी और अपने हाथों से ओजस को खाना खिला रही थी, जिसे देखकर उसका चेहरा गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो गया था। लेकिन अफसोस कि उसकी हरकतों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। ये देखकर रणविजय जल्दी से अपना खाना खत्म करता है और स्टडी रूम में चला जाता है। विधि जब उसे इस तरह से जाता हुआ देखते हैं तो उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार रणविजय को अचानक से क्या हो गया है। स्टडी रूम में पहुंचने के बाद रणविजय वैसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था जैसे वह बाहर मौजूद था। अब उसकी आंखों में जान लेने की चमक दिखाई दे रही थी और उसके चेहरे पर बेशुमार गुस्सा। विधि के सामने वह बिल्कुल भी अपनी परेशानी को जाहिर नहीं होने देना चाहता था। एक तो वह वैसे बहुत ज़्यादा परेशान थी। रणविजय जल्दी से अपना फ़ोन निकलता है और किसी को कॉल कर देता है। 2-3 रिंग जाने के बाद ही कॉल सामने से पिकअप हो जाता है। क्या बात है, बड़े दिनों बाद मेरी याद आई है। सही है, अब तुम्हें वाइफ क्या मिल गई है, तुम तो अपने दोस्त को पूरी तरह से भूल गए हो। ये तो गलत बात है यार, पहले तुम मुझे सारी बातें बताते थे और अब मुझसे बात भी नहीं करते हो। रोहन, जिसने कि अभी अभी फ़ोन उठाया था, वह एक के बाद एक कंप्लेंट करना स्टार्ट कर देता है। उसकी कंप्लेंट सुनकर रणविजय की आंखें गोल गोल घूमने लगती है। उसे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कि रोहन कोई लड़का ना होकर कोई लड़की है। जब देखो तब कंप्लेंट करता रहता था। वह उसकी और कोई बकवास सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वह तुरंत ही मुद्दे पर आते हुए बोलता है। रोहन, तुमने कहा था कि तुम लंदन जाने वाले हो। इस वक्त तुम कहाँ पर हो, इंडिया में हो या लंदन में हो? रणविजय की बात सुनकर रोहन का मुंह बन जाता है। समझ गया, इसका मतलब आज भी तुझे कोई काम है जो तुम मुझसे करवाना चाहता है। तुझे मेरी कोई याद बात नहीं आई है, बस तुम मुझे अपने काम निकलवाना चाहता है। कोई बात नहीं है भाई, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे होते हैं। पर कोई बात नहीं, अब मैं तुझसे दोस्ती की है तो वह निभानी तो पड़ेगी। बता मुझे क्या काम करना है। तेरे जैसे मतलबी दोस्त से तो दुश्मनी बेहतर है। रणविजय उसकी बातें सुनने के बाद उसके चेहरे पर एक मुक्का मारना चाहता था, पर अफसोस कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रोहन इस वक्त उसके सामने मौजूद नहीं था। हालांकि रोहन भी यह बात बहुत अच्छे से जानता था और वह वहां पर मौजूद नहीं था, इसलिए ही वह इतनी ज़्यादा बकवास भी कर रहा था। हो गया तुम्हारा, अब अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो क्या मैं अपनी बात कह सकता हूँ? हाँ भाई, क्यों नहीं। आखिर तुम्हें कब से ज़रूरत पड़ गई किसी से परमिशन लेने की? बताओ मुझे। जितनी जल्दी हो सके ये पता करो कि लंदन के अंदर ऐसा कोई है जो विधि को जानता हो। ये सब कहते हुए रणविजय की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ठंडी और सीरियस थी। रोहन, जो कि मस्ती के मूड में था, अचानक से यह बात सुनकर वह भी सीरियस हो जाता है। उसने नहीं सोचा था कि बात विधि से रिलेटेड होगी। पर भाई, तूने तो विधि भाभी के बारे में पहले ही इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी ना। ये तो पता नहीं चल पाया था कि वह इंडिया में कहाँ से आई थी, लेकिन तूने बताया था कि वही अनाथ है, तो फिर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवानी है? रणविजय गहरी लंबी सांस लेता है और बोलता है, अभी के लिए मैं बस तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि विधि के बारे में हमने जितना सोचा था वह इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। मुझे बस ये पता चला है कि शायद लंदन में कोई ऐसा इंसान है जो कि विधि को जानता है।
और मुझे लगता है कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम यह इन्फॉर्मेशन कैसे वेरीफाई करोगे। इतना बोलने के साथ ही रणविजय फ़ोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में रोहन घूर घूर कर अपने फ़ोन को देख रहा था। वह लंदन के एक लग्जरियस होटल के लग्जरियस रूम में आराम से लेटा हुआ बातें कर रहा था। लेकिन शायद उसका ही आराम करना और इसकी एंजॉयमेंट किसी को पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आकर भी कोई उसे सुकून से रहने नहीं दे रहा था। साले एक बार मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, तब मैं तुझे भी ज़्यादा बिजी रहकर दिखाऊंगा। तो अभी एटीट्यूड इसलिए दिखता है ना क्योंकि तेरी वाइफ है, एक दिन मेरी भी वाइफ होगी, देख लेना तू, फिर मैं बताता हूँ कि बिजी होना किसे कहते हैं। एपिसोड 55। ये सब कहते हुए रणविजय की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ठंडी और सीरियस थी। रोहन जो कि मस्ती के मूड में था, अचानक से यह बात सुनकर वह भी सीरियस हो जाता है। उसने नहीं सोचा था कि बात विधि से रिलेटेड होगी, पर भाई तूने तो विधि भाभी के बारे में पहले ही इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी ना। ये तो पता नहीं चल पाया था कि वह इंडिया में कहाँ से आई थी, लेकिन तूने बताया था कि वही अनाथ है, तो फिर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवानी है। रणविजय गहरी लंबी सांस लेता है और बोलता है, अभी के लिए मैं बस तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि विधि के बारे में हमने जितना सोचा था वह इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। मुझे बस ये पता चला है कि शायद लंदन में कोई ऐसा इंसान है जो कि विधि को जानता है, और मुझे लगता है कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम यह इन्फॉर्मेशन कैसे वेरीफाई करोगे। इतना बोलने के साथ ही रणविजय फ़ोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में रोहन घूर घूर कर अपने फ़ोन को देख रहा था। वह लंदन के एक लग्जरियस होटल के लग्जरियस रूम में आराम से लेटा हुआ बातें कर रहा था। लेकिन शायद उसका ही आराम करना और इसकी एंजॉयमेंट किसी को पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आकर भी कोई उसे सुकून से रहने नहीं दे रहा था। साले एक बार मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, तब मैं तुझे भी ज़्यादा बिजी रहकर दिखाऊंगा। तो अभी एटीट्यूड इसलिए दिखता है ना क्योंकि तेरी वाइफ है, एक दिन मेरी भी वाइफ होगी, देख लेना तू, फिर मैं बताता हूँ कि बिजी होना किसे कहते हैं। रोहन बेचारा सच में बहुत ज़्यादा दुखी था। इस वक्त अपने रूम में सिर्फ तौलिए में लिपटा हुआ पड़ा हुआ था कि अचानक से उसे अपने दोस्त का कॉल आया था, और ना चाहते हुए भी उसे बेचारे को उठकर नहाने जाना पड़ रहा था। थोड़ी सी देर में वह नहा कर आ जाता है। उसने इस वक्त फॉर्मल पैंट और साथ में वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। वैसे रोहन रणविजय की तरह ही हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखता था। उसने अपनी जो वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी उसने उसे मोड़ हुआ था, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। चल बेटा रोहन, लग जा कम पर, क्योंकि अगर रात तक उस जल्लाद को तूने अपडेट नहीं दी तो वह तेरी जान खा जाएगा। इतना बोलने के साथ रोहन अपना फ़ोन निकलता है और किसी को कॉल कर देता है। हेलो, हमें तुम्हें एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। इस लड़की की इन्फॉर्मेशन मुझे जल्द से जल्द चाहिए। इतना बोलकर वह विधि की पुरानी फ़ोटो को शेयर कर देता है और फिर खुद निकाल कर बाहर चला जाता है। आखिर बेचारे को भूख जो लग रही थी, अगर उसने अभी खाना नहीं खाया तो उसे नहीं पता था कि दोबारा उसे खाना खाने को कब मिलने वाला था। रोहन अपने आप में ही बदबदाते हुए होटल के लॉबी में चले जा रहा था कि तभी वह किसी से टकरा जाता है। वह इंसान भी शायद किसी जल्दबाजी में था, इसलिए उसने नहीं देखा था। रोहन नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था और वह इंसान जो कि उसे टकराया था वह उसके ऊपर था। वैसे उस इंसान को था नहीं थी बोल सकते हैं, एक लड़की जिसकी उम्र शायद 20-21 साल के आसपास की रही होगी। इत्तेफाक से उसने भी वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वह काफ़ी ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और वह गुस्से से घूरते हुए अपने नीचे पड़े हुए रोहन को देख रही थी। ठीक है, ये बात समझ में आता है कि हम दोनों आपस में टकरा गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पूरे दिन भर इसी तरह से पड़े रहे। रोहन जैसे ही उसे लड़की के चेहरे को देखा है वह उसके चेहरे में कहीं खो सा जाता है। अगले ही पल उसे लड़की के ताने सुनाई देने लगते हैं। एक तो वह पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था और अब ये लड़की आकर उसे सुना रही थी। वह जल्दी से उसे अपने ऊपर से उठता है, लेकिन अफसोस वह दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, या फिर यह कह सकते हैं कि यूनिवर्स उन दोनों को अलग नहीं करना चाहता था। इसलिए जैसे ही वह लड़की रोहन के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, उसकी लंबी जुल्फें जो कि रोहन की शर्ट के बटन के अंदर फंस गई थी उसकी वजह से वह एक बार फिर से उसके ऊपर गिर जाती है। और जैसे ही यह होता है, ना सिर्फ रोहन बल्कि वह लड़की भी एकदम से हैरान हो जाती है और उन दोनों की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है।
और ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वह लड़की रोहन से अलग होने की कोशिश कर रही थी तो ना ही रोहन ने और ना ही उसे लड़की ने ये सोचा था कि उसके साथ यह हो जाएगा। दरअसल चौक उठने की कोशिश कर रही थी तो उसके बाल फंसने की वजह से वह एक बार फिर से रोहन के ऊपर गिर जाती है और उसकी बेस्ट रोहन की चेस्ट पर एकदम से दब जाती है। पहले तो जब वह दोनों एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरने वाले थे तो उसे लड़की ने अपने हाथ को साइड में रख दिया था, जिसकी वजह से यह सारी चीज़ नहीं हुई थी। ये होने से वह लड़की पूरी तरह से जम जाती है और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। वही रोहन के दिल की धड़कन भी किसी शताब्दी एक्सप्रेस की तरह दौड़ने लगते हैं। आज से पहले वह कई बार लड़कियों के कांटेक्ट में आया था, लेकिन इस तरह का इंटरेक्शन जो कि इस लड़की के साथ हुआ था, उसी तरह का फिजिकल इंटरेक्शन उसने आज तक किसी भी लड़की के साथ नहीं किया था। 2 मिनट के लिए तो उन दोनों में से किसी को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है। थोड़ी ही देर में वह लड़की होश में आती है और जल्दी से अपने बालों को खींचकर रोहन की शर्ट से निकाल देती है। उसके इस तरह से बालों को खींचने की वजह से उसे लड़की के कुछ बाल रोहन के बटन में लगे हुए ही रह जाते हैं। उसे लड़की को इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि अब उससे कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। वह जल्दी से वहाँ से खड़ी होती है और भागते हुए वहाँ से निकल जाती है। रोहन अब तक भी अपने होश में वापस नहीं आया था। वह वहीं पर जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और सामने से भागती हुई उसे लड़की को देख रहा था। थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरी सपनों की राजकुमारी इस तरह से मिलेगी। लोग सही कहते हैं कि जिन्हें मिलना होता है उन्हें भगवान खुद मिल ही देते हैं। कहाँ मैं सोच रहा था कि मेरी ससुर की राजकुमारी मुझे पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन इस तरह से मिलेगी ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सॉरी यार जो मैं सुबह से तुझे गालियां दे रहा था, लेकिन अगर तू नहीं होता तो शायद मैं अब भी उस होटल के रूम में पड़ा होता। ये कहते हुए रोहन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से वहां से खड़ा होकर अपने सिल्की बालों को सहलाते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ चला जाता है। वह इस वक्त किसी पागल मजनू की तरह लग रहा था जो कि अपनी लैला के ख्वाबों में खोया हुआ था। इंडिया मुंबई, शाम का वक्त होता है। विधि बहुत देर तक ओजस के साथ खेलती है और जब वह खेल खेल कर थक जाता है तब वह उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके रूम में लेकर जाती है और उसे आराम से सुला देती है। सब हो जाने के बाद उसे याद आता है कि रणविजय तो घर पर ही मौजूद है। वह जल्दी से अपने रूम में पहुंचती है तो वहां पर उसे रणविजय कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। विधि आराम से चलते हुए फिर वहीं पर चली जाती है जहां पर उसे पता था कि वह उसे मिल ही जाएगा। इस बार वह डोर नॉक नहीं करती है और डायरेक्ट अंदर चली जाती है। हाँ लिली ठीक है, तुमको सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ईमेल आईडी पर शेयर कर देना, मैं चेक कर लूँगा। हम ठीक है, कल ही तो मीटिंग फिक्स कर देना। विधि जैसे ही स्टडी रूम के अंदर कदम रखती है उसे रणविजय की आवाज़ सुनाई देती है और उसे यह समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगती है कि यह लिली कोई और नहीं बल्कि वही है जिसमें पहली बार रणविजय का फ़ोन उठाया था। ये याद आते ही जो थोड़ी देर पहले विधि के चेहरे पर मुस्कान थी वह पूरी तरह से गायब हो जाती है और वह बस घूर घूर कर सामने खड़े हुए रणविजय को देख रही थी। हालांकि रणविजय को ये बात पता चल गई थी कि विधि वहां पर आ गई है, लेकिन वह सोच रहा था कि वह अभी तक उसके पास क्यों नहीं आई है। और ऐसा इसलिए था कि जब वह लिली से बात कर रहा था तो उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और इसलिए ही उसने अभी तक विधि का चेहरा नहीं देखा था। और अगर देख लेता तो अब तक उसे पता चल गया होता कि उसकी वाइफ इस वक्त कितनी ज़्यादा गुस्से में है। जब रणविजय को एहसास होता है कि वह अभी तक उसके पास नहीं आई है तो वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां पर विधि खड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि गुस्से में कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। उसके छोटे चेहरे पर पहले हुए गाल लाल गुब्बारे की तरह लग रहे थे, जिसे देखकर ना चाहते हुए भी रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह धीरे से चलकर विधि के पास जाता है और अपने दोनों हाथों को आगे बढ़कर उसके दोनों पहले हुए गालों को पकड़कर खींचने लगता है। विधि जो कि पहले से ही गुस्से में थी, रणविजय कई इस तरह की हरकत से वह एकदम से हैरान रह जाती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। यह क्या कर रहे हैं आप रणविजय? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं आपसे गुस्सा हूँ? उसकी बात सुनकर रणविजय हंसने लगता है और बोलता है, वह तो मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम गुस्से में हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मेरी प्यारी वाइफ को गुस्सा किस चीज़ से आ गया है। वैसे एक बात बताओ, तुम गुस्से में और भी ज़्यादा प्यारी और क्यूट दिखाई देती हो। माय क्यूट लिटिल रैबिट।
इतना कहने के साथ ही रणविजय अपना हाथ आगे बढ़ता है और विधि की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। विधि समझ नहीं पाती है और वह जल्दी से रणविजय को कमर से पकड़ लेती है ताकि वह गिर ना जाए। विधि कुछ कहती या कुछ करती उससे पहले ही रणविजय अपने होठों को विधि के होठों पर रख देता है। वही विधि जो कि पहले से ही उससे गुस्सा हुई पड़ी थी। अचानक से किस करने की वजह से उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। वह अपने हाथ को आगे बढ़कर रणविजय को रोकना चाहती है लेकिन अफसोस कि पैसा नहीं कर पाती है। थोड़ी देर किस करने के बाद जब रणविजय को यह एहसास होता है कि उसकी प्यारी वाइफ को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब जाकर वह उसे अपने आप से अलग करता है और इस अपनी गोद में उठाकर सोफे की तरफ लेकर चला जाता है। पहले वह खुद बैठता है, उसके बाद वह उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। विधि को सच में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वह गहरी गहरी सांस लेती और अपने आप को ठीक करती है। उसके बाद वह घूरकर रणविजय की तरफ देखती है और बोलती है, यह क्या था? आपने हमें चुंबन क्यों किया था? रणविजय, जो कोई पहले से ही उसकी हरकतों से बहुत ज्यादा एंटरटेन हो रहा था, ऊपर से उसकी शुद्ध हिंदी सुनकर उसे सच में बहुत ज्यादा खुशी होती थी। वह हमेशा अपने आसपास किसी को भी बातें करते हुए सुनता था तो वह किस या फिर दूसरी सारी चीज़ों को उसे करते थे बोलने के लिए, लेकिन विधि को वह सारी बातें नहीं आती थी, इसलिए वह लगभग जितना हो सके उतना कम बोलती थी। हालांकि उसे भी शर्म आती थी यह सारे शब्दों को बोलने में, लेकिन कर भी क्या सकते थे, उस बेचारी को इंग्लिश नहीं आती थी। उसकी बातें सुनकर रणविजय को हंसी आ जाती है और वह बोलता है, एक बार फिर से कहना, तो क्या कहा तुमने? मैं सच में काम में बिजी था इसलिए अभी मेरा ध्यान नहीं गया था। क्या तुम एक बार फिर से रिपीट कर सकती हो? उसकी बातें सुनकर विधि पहले सीरियस हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसके प्यारे पतिदेव कितने ज़्यादा बिजी रहते हैं। वह बोलने को होती ही है कि तभी उसकी नज़रें रणविजय की आंखों से मिलती है, जिसकी आंखों में चमक और शर्त साफ दिखाई दे रही थी। रणविजय को इस तरह से खुद का मजाक उड़ाता हुआ देखकर विधि को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने छोटे छोटे हाथों को उठाकर उसकी गोदी में बैठे हुए ही उसकी छाती पर करने लगती है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब आप कुछ भी बोलकर दिखाए, देखिए मैं आपको कैसे मजा सा खाती हूँ। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।